नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान योग जीएस मंत्रा पर। हम सभी संविधान के विषय में पढ़ रहे थे और आज का जो ये वीडियो है ये हम 12 अनुसूचियों के विषय में पढ़ेंगे। ये अनुसूचियों पे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन पर लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब संविधान का निर्माण हो चुका था उस समय भारतीय संविधान के मूल संस्करण में कुल 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। आज हम उन्हीं अनुसूचियों के विषय में पढ़ेंगे जो कि वर्तमान समय में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो वर्तमान समय में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन तत्कालीन मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अनुसूचियां, इनको विस्तार से समझते हैं और इस पे आए हुए प्रश्नों को भी देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अनुसूचियां कुल वर्तमान समय में 12 हैं। 12 अनुसूचियों में जो पहली अनुसूची है उसमें भारत के राज्य क्षेत्र और राज्य क्षेत्र के विषय में पूरी चर्चा की गई है। आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरह से जो अनुसूची प्रथम है वो भारत के राज्य और उसके संघ राज्य क्षेत्रों के विषय में बनाई गई है। और यदि किसी राज्य का, जैसे कि मान लीजिए भारत में लगातार राज्यों के विषय में परिवर्तन होता रहता है, जैसे अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के विषय में, उससे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विषय में, और उससे पहले आप देखेंगे तो उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को, नए राज्यों को बनाया गया और राज्यों का पुनर्गठन होता रहता है समय समय पर। तो जब भी किसी राज्य का पुनर्गठन होगा, भारत के राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन होगा, तो प्रथम अनुसूची में परिवर्तन होगा। तो वर्तमान समय में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके विषय में संविधान की प्रथम अनुसूची में वर्णन किया गया है। आइए अब देखते हैं संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध भारत के जो पदाधिकारी हैं, भारतीय संविधान में उनके विषय में, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के विषय में इसमें वर्णित किया गया है। अब उन पदाधिकारियों में कौन कौन से लोग हैं ये भी जान लीजिए। उन पदाधिकारियों में भारत का राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के विधानमंडल है, कुछ जगहों पे द्विसदनीय है, कहीं कहीं पर केवल विधानसभा है, तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और साथ ही जहां पर विधान परिषदें हैं उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सब के वेतन भत्तों के विषय में इसमें जानकारी दी गई है। तो कभी कभी प्रश्न इस पे बनता है कि किनके वेतन भत्तों पे, तो उनमें लोगों का नाम ऑप्शन के रूप में दिया जाता है। तो आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल 2, उसके पश्चात आपको लोकसभा और राज्यसभा के जो 2 पीठासीन अधिकारी हैं, जैसे जिनमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, उसके साथ साथ राज्य विधानमंडल के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति होते हैं। इनके साथ साथ कौन होता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के विषय में, और उसके पश्चात आपके कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके वेतन, भत्ते और पेंशन के विषय में इसमें दूसरी अनुसूची में चर्चा की गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि भारत के इन पदाधिकारियों की जिनकी सूची हमने अभी आपको बताई, इनको आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद इनको कंठस्थ कर लीजिएगा कि किन पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के विषय में दूसरी अनुसूची में चर्चा की गई है। अब आइए देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची जो है ये शपथ की अनुसूची है। जैसे हम जानते हैं कोई लोकसभा का सांसद चुना जाता है, शपथ लेता है, कोई राज्यसभा का सांसद चुना जाता है, शपथ लेता है, राष्ट्रपति भी शपथ लेता है। लेकिन इस तीसरी अनुसूची को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें सभी पदाधिकारियों की शपथ नहीं है, वहीं से प्रश्न बनाया जाता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहां से ये प्रश्न बनता है। जैसे पहले ये जान लेते हैं कि तीसरी अनुसूची में शपथ किसकी किसकी है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, संघ के मंत्री
जो संघ के मंत्री होते हैं उनकी शपथ इसमें है। संघ में जो जैसे कि लोकसभा का चुनाव होगा, राज्यसभा का चुनाव होगा, संसद केंद्रीय सरकार का गठन होता है और संघ के मंत्रियों को राष्ट्रपति चुनता है, तो उनकी शपथ है। तो पहले अगर केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण ध्यान योग्य देने वाला बात है कि संसद के निर्वाचन का अभ्यर्थी, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अभ्यर्थी मतलब संसद का जो चुनाव लड़ते हैं लोग, जैसे राज्यसभा का कोई चुनाव लड़ने वाला है तो अपना नामांकन दाखिल करता है, लोकसभा का कोई चुनाव लड़ने वाला है तो अपना नामांकन दाखिल करता है। तो संसद के निर्वाचन का अभ्यर्थी, उसकी भी शपथ होती है एक। तो उस शपथ को का वर्णन कहाँ किया गया है? तीसरी अनुसूची में। ये ध्यान देने योग्य बात है और इसको आप ध्यान देंगे। संसद के मंत्री की पद एवं गोपनीयता की शपथ तो होती ही है, उसके साथ साथ संसद के सदस्य की क्या होती है? संसद के सदस्य की शपथ होती है। मतलब जो सांसद चुन के गया तो वो सांसद के रूप में शपथ लेता है, वो शपथ है। उसके बाद जब कोई सांसद मंत्री नियुक्त किया जाता है तो मंत्री की, संघ के मंत्री की पद एवं गोपनीयता दोनों की शपथ होती है। और तीसरा है संसद के निर्वाचन में जो अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं उनका ये होता है। तो ये तीन हो गए केंद्र से। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की इसमें क्या होती है? शपथ। उसके पश्चात आप देखेंगे तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, जिसकी ऊपर चर्चा हुई है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के की शपथ होगी। उसके पश्चात आपके विधानसभा के, सेम वही चीज, विधानसभा और विधान परिषद के जो, या विधानमंडल कह लीजिए उसको, विधानमंडल के मंत्रियों की, उनके सदस्यों की तथा विधानमंडल के अभ्यर्थियों की। तो विधानमंडल के निर्वाचन में जो अभ्यर्थी शामिल होंगे उनकी इतनी शपथ है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है? ध्यान देने योग्य बात इसमें क्या है कि इसमें 3 लोगों की शपथ नहीं है। इसमें 3 लोगों की किसकी शपथ नहीं है? इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी शपथ संविधान में दी गई है। इनकी शपथ संविधान में ऑलरेडी पहले से दी हुई है। तो ये क्या हो गया? इसमें 3 लोगों की, यहीं से प्रश्न बनता है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। इसमें क्या वो है, प्रश्न कैसे बनता है कि निम्न में से किसकी शपथ इसमें संविधान की अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। तो आपको इसमें से यही ध्यान देने योग्य बात है कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में, राष्ट्रपति की शपथ जो दी गई किसमें दी गई है? अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्रपति की शपथ किसमें दी गई है? अनुच्छेद 69 में। और राज्यपाल की शपथ दी गई है आपको अनुच्छेद 159 में। तो ये जब शपथ पहले ही दी जा चुकी है, और जिन लोगों की शपथ के विषय में हमने आपको बताया, संसद के मंत्री, संसद के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, विधानमंडलों के सदस्य, विधानमंडलों के मंत्री, विधानमंडलों के अभ्यर्थी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी शपथ संविधान में अन्य जगह नहीं दी गई है। इन तीनों लोगों की शपथ अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद 159 में दी गई है। इसलिए इन 3 लोगों की शपथ के विषय में तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। तो इसमें इसको ध्यान दीजिएगा, यही महत्वपूर्ण चीज है कि इन तीनों लोगों की शपथ आपको अनुसूची 3 में नहीं दी गई है। प्रश्न यहीं से बनाया जाता है। क्या प्रश्न बनाया जाता है कि अनुसूची 3 में निम्न में से किसकी की शपथ दी गई है या किसकी शपथ नहीं दी गई है। इस तरीके से सवाल आपसे बनाए जाते हैं। चलिए, अब ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इस तीसरी अनुसूची को देखने के बाद अब पहुंचेंगे चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। अब यहां से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इसमें फैक्ट आधारित प्रश्न बनते हैं। अब जैसे राज्यसभा के विषय में अगर हम जान लें तो राज्यसभा क्या है? राज्यसभा हमारे संसद का उच्च सदन है। उच्च सदन जो है, इसके विषय में विस्तार से राज्यसभा सेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये आप जान लीजिए कि राज्यसभा में जो संवैधानिक प्रावधान है राज्यसभा के लिए, उसमें राज्यसभा की अधिकतम सीटों का निर्धारण किया गया है 250। कितना? मतलब राज्यसभा में कुल अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। लेकिन वर्तमान समय में इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 245। अब इसमें 245 सदस्य हैं, वर्तमान समय 245 है।
अब इन 245 सदस्यों में 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और उसके अतिरिक्त 233 सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानमंडलों के सदस्य के द्वारा किया जाता है, विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। 250 अधिकतम सीट है राज्यसभा की। कहीं अगर प्रश्न पूछे कि राज्यसभा की भारत में अधिकतम सीट कितनी है, 250। फिर पूछा जाए वर्तमान में कितनी सीट है, 245। तो राज्यसभा की जो सीट वर्तमान सीट है 245। कितने लोग राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, कुल 12 लोग। और कितने राज्यों से आते हैं, राज्यों से 233 लोग, 233 लोग आते हैं और 12 लोग राष्ट्रपति से, तो टोटल कितने हो गए, 245। तो ये 245 सदस्य पूरे हैं। तो अब राज्यसभा की क्या हो गई ये संरचना कि अभी वर्तमान समय की 245 12 राष्ट्रपति के द्वारा और उसके साथ साथ कितने हैं, 233 सदस्य जो हैं वो राज्य विधानमंडलों के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये हो गया आपके राज्यसभा की संरचना। अब यही है सीटों का आवंटन। आप जानते हैं हर राज्य से राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। इसमें से लगातार जो प्रश्न बनाए जाते हैं उनमें से ये प्रश्न बनाए जाते हैं, राज्यसभा की सर्वाधिक सीट किस राज्य में है, या प्रश्न बन जाता है निम्न राज्यों में से कौन कौन से राज्य हैं जिनमें 11 सीटें हैं। तो 3 राज्यों में 11 सीटें हैं तो उनकी चर्चा हो जाती है। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं। कौन से मतलब राज्य हैं जिनमें 1-1 सीटें हैं। तो इसकी सीटों की संख्या आपको कंठस्थ करना होगा कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। फिलहाल ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में कुल 31 सीटें हैं और ये भारत के में राज्यसभा की संख्या के लिहाज से सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है। तो यूपी में मैं आपको राज्यों को नोट करा दे रहा हूं और उन राज्यों के को क्रम से मैं नोट करा दे रहा हूं आपको कि जिनमें कितनी सीटें हैं और अधिकतम सीटों से न्यूनतम सीटों की तरफ हम चलेंगे। एक चीज और जान लीजिएगा, कुल केंद्र शासित राज्य जो अपने पास है वर्तमान में 8 हैं। इन 8 राज्यों में से केवल 3 जो केंद्र शासित राज्य हैं उन्हीं के पास विधानसभाएं हैं। तो जहां विधानसभा होगी वहीं से विधानसभा के सदस्यों के रूप में जो 233 आते हैं वहीं से चुने जाएंगे। ठीक है। तो अब जो 3 राज्य हैं जो केंद्र शासित, वो 3 केंद्र शासित राज्यों में एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और तीसरा क्या है, तीसरा है पुदुचेरी। इन तीनों राज्यों में विधानसभाएं हैं, इसलिए इन तीनों राज्यों में इनकी सीटें, राज्यसभा की सीटें हैं। तो इसमें आइए देख लेते हैं। जो जम्मू कश्मीर है इसमें राज्यसभा की 4 सीटें हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है, तो इससे संबंधित सवाल ये पूछे जा सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में 4 सीट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 3 सीटें हैं और पुदुचेरी में 1 सीट है राज्यसभा की। तो जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों के इन 3 प्रदेशों में राज्यसभा की सीटें हैं और ये हैं 4, 3 और 1। जम्मू कश्मीर में 4, दिल्ली में 3 और पांडिचेरी या पुदुचेरी में 1। तो ये आप संख्या नोट कर लीजिएगा। इस संख्या से लगातार सवाल पूछे जा सकते हैं, आपसे बन सकते हैं सवाल और बनते रहें पीछे भी। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं कुछ राज्यों का क्रम आपको लिखवा दे रहा हूं, सीटों का क्रम। जैसे उत्तर प्रदेश, आप नोट करते जाइए इसको। उत्तर प्रदेश में 31 सीट है, मैंने बताया आपको। महाराष्ट्र में 19 सीट है, तमिलनाडु में 18 सीट है, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 है। अब यहां सवाल पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन से 2 राज्य हैं जिनकी राज्यसभा की संख्या 16 है। इस तरीके सवाल बनता है। तो उसमें आप नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 1 2 3 4, 1 2 1 3, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो इसमें बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे 2 जो राज्य हैं उनमें क्या है, 2 ये राज्य 16 सीटों वाले हैं। फिर उसके बाद कर्नाटक है, कर्नाटक में 12 सीट है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें 11 सीटें हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, इनमें कितना है, 11 सीटें हैं। उसके पश्चात उड़ीसा और राजस्थान में 10 सीटें, केरल में 9 सीट, असम, पंजाब और तेलंगाना में 7 सीट। ये ध्यान रखिएगा, असम, पंजाब और तेलंगाना, इनमें क्या है, कुल है 7 सीटें। झारखंड में 6 सीट, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5-5 सीटें हैं। उसके बाद जेके हमने आपको बता दिया है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3-3 सीटें हैं। उसके बाद अन्य जो राज्य हैं उनमें अधिकांश राज्य आपके नॉर्थ ईस्ट के हैं, मतलब अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये इतने राज्य वहाँ को, प्लस सिक्किम,
इतने राज्य हो गए आपके नॉर्थ ईस्ट के, इनमें एक एक सीट है। उसके बाद गोवा है, गोवा में आपकी एक सीट है। यही कुल मिला जुला के आपके सीटों का आवंटन है जो कि चौथी अनुसूची में दिया गया है। अब आइए चौथी अनुसूची की राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। तो अब राज्यसभा की सीटों में अगर हेर फेर होता है तो कौन सी अनुसूची बदलेगी? वो बदलेगी अनुसूची 4। ठीक है, तो अनुसूची 4 तक आपको स्पष्ट हो गया। सवाल भी किस तरीके से बनाए जाते हैं वो हमने बता दिया। कभी कभी प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं कि निम्न राज्यों को उनकी राज्यसभा की सीटों के संख्या के अनुसार घटते या बढ़ते क्रम में लगाइए। तो सीटों की संख्या एक सरसरी निगाह से आप लोग देख लीजिएगा। ट्रिक उसको याद करने की क्या है? उसको ट्रिक याद करने की ये है कि नॉर्थ ईस्ट में आपको असम छोड़ के और जितने राज्य हैं सब में एक एक सीट है। जैसे अगर सिक्किम को भी नॉर्थ ईस्ट का ही भाग माना जाए तो सिक्किम से आप छोटे राज्यों शुरू करिए। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और केवल असम में 7 हैं और सब में कितनी है? एक एक सीट है। उसके बाद 2 राज्य और एक राज्य और बचता है जिसमें एक सीट है। कौन सी? गोवा। केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी एक ऐसा राज्य है जिसमें एक सीट है। तो ये एक सीटों वाला वो हो गया। तो एक सीटों को आप याद कर लीजिए। कहाँ पे 16 सीटें हैं तो आप बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं तो उनको आप याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में 11-11 सीटें हैं, इनको आप याद कर सकते हैं एक साथ। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से ट्रिक और क्रम बना के इनको याद कर सकते हैं। इनकी संख्या को आप एक सरसरी तौर पे देखे रहिएगा और ध्यान में रखिएगा क्योंकि इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। कभी कभी डायरेक्ट राज्य पूछा जाता है, कभी कभी उनको घटते बढ़ते क्रम में पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से किन राज्यों में 11 सीटें हैं या किन राज्यों में 16 सीटें हैं तो ये ज़्यादा हैं, या किन राज्यों में एक एक सीटें हैं। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में 3 ही प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, इसलिए 3 ही प्रदेशों में राज्यसभा की सीटें हैं। जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उसके साथ पुदुचेरी। तो ये आपका चौथी अनुसूची हुई। 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। अब इसमें देखने योग्य बात यह है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं ये क्या है? अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं ये कुछ विशिष्ट क्षेत्र होते हैं जो कि सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ अलग होते हैं या उनकी कुछ विशेषताएं अलग होती हैं जिनको संरक्षित करने के लिए ये अनुसूचित क्षेत्र बना दिए जाते हैं और वहाँ कुछ नियम, कायदे, कानून कुछ अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये अनुसूचित क्षेत्र जो होता है इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इसको घोषित करेगा कि अनुसूचित क्षेत्र, किसी राज्य के अंदर किसी विशेष क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का काम कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करता है। तो अब जो ये होता है ये अधिकांशतः अनुसूचित क्षेत्र उन्हीं राज्यों में बनाए जाते हैं जहां पे अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। समझ रहे हैं? तो जैसे ये नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर ये अनुसूचित क्षेत्र बने हुए हैं। अब अनुसूचित क्षेत्रों में 2-3 पॉइंट आपको नोट करने लायक है। उनमें सबसे पहला पॉइंट ये है जनजातीय सलाहकार परिषद। ये क्या होती है ये जान लीजिए। जनजातीय सलाहकार परिषद। ये जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित होता है उस क्षेत्र के प्रशासन में सहायता और सलाह के लिए ये जनजातीय सलाहकार परिषद गठित की जाती है। इसका गठन कौन करता है? राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल जो इसका वो करेगा वो राज्यपाल करता है। अब हमने आपको ये बता दिया अनुसूचित क्षेत्र कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन जब अनुसूचित क्षेत्र बन जाएगा तो उसमें जनजातीय सलाहकार परिषद गठित की जाएगी। वो परिषद उस क्षेत्र में, जो अनुसूचित क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या करेगी? प्रशासन में सहायता और सलाह में काम करेगी। तो अब ये क्या है? राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है। इसमें संवैधानिक प्रावधान ये दिया गया है कि इसके जो सदस्य होंगे वो अधिकतम 20 होंगे। उससे कम हो सकते हैं लेकिन 20 से ज्यादा नहीं हो सकते। अधिकतम 20 सदस्य होंगे जहां भी ये सलाहकार परिषद गठित की जाएगी। इन 20 सदस्यों का चयन कौन करेगा? इन सभी उनका चयन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि इनके 3/4 सदस्य जो होंगे ये संबंधित राज्य की विधानसभा के अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे, प्रतिनिधि होंगे। उसके अलावा राज्यपाल उनको क्या कर लेता है? उनका चयन करता है, लेकिन वो अनुसूचित जनजाति के ही लोग होंगे। अब उसके बाद क्या होता है? ये जनजातीय सलाहकार परिषद जो होती है ये उस क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए राज्यपाल की क्या करती है? मदद।
सलाह देती है कि इस क्षेत्र में ये कार्य होने से अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में क्या होगा, उन्नयन होगा, उनकी स्थिति क्या होगी, बेहतर होगी। इसके लिए वो क्या करेगा, उनका कल्याण होगा। इन सब के लिए वो राज्यपाल को क्या करती है, जनजातीय सलाहकार परिषद सलाह देती है। एक चीज यहाँ और ध्यान देने योग्य बात है, अगर कोई राज्य ऐसा है जहां जनजातीय सलाहकार परिषद नहीं है या गठित नहीं की गई है, तो उन क्षेत्रों में राष्ट्रपति वो करेगा कि जहां मान लीजिए अनुसूचित जनजातियां नहीं है, तो क्या वहां जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन उसके लिए कौन निर्देशित करेगा, राष्ट्रपति। ये दो चीज आप याद रखिएगा। अनुसूचित क्षेत्रों का निर्माण कौन करता है, राष्ट्रपति। अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय सलाहकार परिषद का या जनजातीय कल्याण परिषद का इसका गठन कौन करता है, राज्यपाल। इसके सदस्यों को चुनता कौन है, राज्यपाल। तो ये और करती क्या है ये जनजातीय सलाहकार परिषद, ये जनजातीय क्षेत्रों में जनजातियों के कल्याण और उन्नयन के लिए क्या करती है, राज्यपाल को सलाह देती है, सलाहकारी भूमिका होती है, सलाह देती है। तो ये जनजातीय परिषद है, ये अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र में कैसे प्रशासन चलाया जाएगा, ये चीज जनजातीय सलाहकार परिषद के द्वारा स्पष्ट की जाती है, मतलब जनजातीय सलाहकार परिषद के द्वारा की जाती है। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, अब एक सवाल यहाँ ये बनता है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि अनुसूचित 5 में शामिल नहीं है। तो अनुसूचित 5 में वो राज्य शामिल नहीं है जिनकी चर्चा अनुसूचित 6 में की गई है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक विकसित की है। एटीएम में आप लोग जाते हैं पैसा निकालने के लिए, तो एटीएम 2 राज्य, इनको देखिएगा, एटीएम 2 राज्य, ए से असम, टी से त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, M2 मेघालय और मिजोरम। तो ये 4 राज्यों की चर्चा कहाँ की गई है, अनुसूची 6 में, 6वीं अनुसूची में। तो यही 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का और जनजाति क्षेत्रों का, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन अनुसूची 5 में नहीं है। यही प्रश्न लगातार पूछा जाता है, यही अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में लगातार यही सवाल अधिकांश यही पूछा जाता है। कहा जाता है कि अनुसूची 5 में निम्न में से किस राज्य की चर्चा नहीं की गई है। तो यही 4 राज्य हैं जिनकी चर्चा नहीं की गई है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ये 4 राज्य 5वीं अनुसूची में नहीं है और इन्हीं राज्यों के विषय में चर्चा कहाँ की गई है, 6वीं अनुसूची में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 6वीं अनुसूची का संबंध 4 राज्यों से है। 5वीं और 6वीं अनुसूची एक साथ हम लोग पढ़ ले रहे हैं। 5वीं अनुसूची का संबंध समस्त देश के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में है, जिसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा। जनजाति सलाहकार परिषद के द्वारा राज्यपाल वहां से सलाह प्राप्त करता है और उनके कल्याण और उन्नति के लिए कार्य करता है। अब अनुसूची 5 में कौन कौन से राज्य नहीं है, अनुसूची 5 में यही राज्य 4 नहीं है। कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, एटीएम 2। अब एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, ये 4 राज्य जो कि 5वीं अनुसूची में नहीं 6वीं में है, 6वीं में इनके प्रशासन के विषय में चर्चा की गई है। अब यहाँ जो सवाल बनता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए एक राज्य डाला जाता है, उसको ध्यान दीजिएगा, वो राज्य है मणिपुर। जैसे आपसे सवाल बनाया जाएगा, आपसे प्रश्न बनाया जाएगा, 6वीं अनुसूची में निम्न में से किस राज्य की चर्चा नहीं की गई है, तो आपको दे देगा असम, त्रिपुरा, मेघालय और एक बाहर से डाल देगा मणिपुर, या दे देगा असम, त्रिपुरा, मिजोरम, एक बाहर से डाल देगा मणिपुर। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, 6वीं अनुसूची में मणिपुर नहीं है और यही सवाल बनता है अक्सर परीक्षाओं में। क्या होता है, यही प्रश्न लगातार बनता है। तो ये क्या है, तो इसको आप एटीएम 2 के माध्यम से याद रख सकते हैं। एटीएम लगातार हमारे जीवन में इस्तेमाल होने वाला कॉमन सा शब्द है। एटीएम, ए से असम, टी से त्रिपुरा, M2 जो है वो है मिजोरम और मेघालय, मणिपुर नहीं है। तो मणिपुर को आप याद रखेंगे, ये सवाल बनता है। तो ये हो गया आपका 5वीं और 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों की चर्चा है, ठीक है। अब आते हैं हम 7वीं अनुसूची पे। 7वीं अनुसूची जो है, ये 7वीं अनुसूची हमारे शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन किसके मध्य, संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। इसकी चर्चा अगर आप पीछे की वीडियो में याद करेंगे तो 1935 के अधिनियम में हमने कहा था कि 1935 के अधिनियम में शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषय अलग अलग किए गए, जिन पे कानून संबंधित सरकारें बनाती हैं। तो वही चीज यहाँ किया गया है। 7वीं अनुसूची आपके संघ और राज्य के विषयों को अलग अलग करती है, मतलब उनकी शक्तियों का निर्धारण करती है।
जैसे आप केंद्र के विषय आप देखते हैं, रेल हो गया, डाक तार हो गया, जहाज रानी हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपको देखते हैं, आप लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार के विषय हैं। केंद्र सरकार इन सब चीज़ों पे क्या बनाती है, कानून। उसी तरह राज्य पे आप देखते हैं भूमि का, राजस्व का, पुलिस का, इन सब का, स्वास्थ्य का, इन सब का मुद्दा कौन देखता है, इन सब का मुद्दा आपकी राज्य सरकारें देखती हैं। तो ये राज्य सरकार के विषय हो गए। उसी तरह कुछ विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है। तो आज यहाँ ये देखते हैं कि इन संघ राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, इनमें 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब इसमें जो जो विषय दिए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो जो विषय दिए गए हैं, संघ सूची में कुल कितने हैं, 100 विषय हैं। तो मतलब ये 100 विषय ऐसे हैं जिन पे संघ सरकार क्या बना सकती है, कानून। मतलब केंद्र की सरकार, उस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। उसी तरह 61 विषय किसमें हैं, राज्य सूची में। तो ये राज्य सूची के जो 61 विषय हैं, इनमें कानून केवल राज्य सरकार बना सकती है, इस पे संघ नहीं बना सकता। विशेष परिस्थितियों में बना सकता है, उसकी चर्चा हम लोग कब करेंगे, जब आपातकाल पढ़ेंगे तो उस दौरान पढ़ेंगे। फिर उसके बाद समवर्ती सूची आई। समवर्ती सूची के विषय ऐसे, समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में कुछ सब 52 विषय टोटल। समवर्ती सूची ऐसा विषय है जिसके विषय में कानून दोनों सरकारें बना सकती हैं, राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के कानूनों में टकराव होगा, मतलब दोनों कानून विपरीत होते हैं, तो केंद्र सरकार के कानून को क्या मिलेगी, वरीयता। मतलब अगर मान लीजिए शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा पे अगर दोनों ने, राज्य ने भी कानून बनाया और केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया, तो राज्य और केंद्र अगर दोनों कानून बनाते हैं और राज्य और केंद्र दोनों के कानून एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो केंद्र के कानून को वरीयता दी जाएगी, राज्य के कानून को नहीं। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है, यहाँ 52वें संविधान संशोधन से कुछ विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया था, उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। अब ये देख लीजिए, समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो डाले गए विषय वो कौन से थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें थे वन्यजीव, उसके बाद क्या था, शिक्षा, फिर था जनसंख्या नियंत्रण, बाट माप, ये विषय जो थे ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किए गए, समवर्ती सूची में डाले गए। इनके विषय में लगातार सवाल पूछे जाते हैं। इनमें एक और शामिल था परिवार नियोजन। तो ये विषय जो थे ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में डाले गए थे। तो वन्यजीव, शिक्षा, जनसंख्या, बाट माप और परिवार नियोजन, इन विषयों को आप लोग ध्यान दीजिएगा और देखे रहिएगा। इनसे संबंधित सवाल लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है, तो इन्हीं में से डाल देते हैं किसी को उठा के। निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है, तो इनको डाल देते हैं। समवर्ती सूची राज्य सूची के 100, 61 और 52 जो क्रमशः ये हैं विषय हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप इनके बारे में देख लीजिएगा और इन पे एक सरसरी निगाह डाले रहिएगा, इनसे सवाल बनते हैं। अब आइए, अब हम आ गए 8वीं अनुसूची पे। 8वीं अनुसूची जो है इसमें भाषाओं की चर्चा है। जो भारत में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनकी चर्चा 8वीं अनुसूची में की गई है। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान जब बना था उस समय कुल 14 भाषाएं थीं और वर्तमान समय में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की चर्चा की गई है जिसमें 22 भाषाएं हैं। इसमें से कुछ चीज़ें हम आपको इम्पॉर्टेंट बता देते हैं और तरीका बता देते हैं कि आप इन 22 भाषाओं को कैसे याद रखेंगे। अब देखिए आप, 22 भाषाओं को हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये कुल 22 भाषाएं हैं। ये हमने किस प्रकार से लिखा है ये देख लीजिएगा। जैसे देखिए, जो कुछ भाषाएं हैं, जो 3 भाषाओं को हमने, 4 भाषाओं को यहाँ लिखा है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और नेपाली। ये 4 भाषाएं क्या हैं, ये 4 भाषाओं को हमने एक साथ रखा है। ये किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं है कि जैसे नेपाली बगल के राष्ट्र की मूल भाषा है, तो और हिंदी, संस्कृत, उर्दू ये पूरे देश में बोली जाती है। लगभग संस्कृत के विद्वान दक्षिण में भी उत्तर में भी चारों तरफ हैं, उर्दू के विद्वान दक्षिण में भी उत्तर में भी देश के दोनों तरफ पाए जाएंगे। हिंदी पूरे देश में लगभग बोली समझी जाती है। तो ये 4 भाषाओं को हमने एक साथ ले लिया। उसके बाद देखिएगा, कश्मीरी, पंजाबी, डोगरी। अब ये क्या है, हमारे उत्तर के राज्यों की भाषा है। जैसे क्या है, कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती है, डोगरी कश्मीर में बोली जाती है और पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। तो ये उत्तर के राज्यों की ये भाषा हो गई।
उसके बाद आप आइए, हम पश्चिमी तट पकड़ते हैं, गुजराती, सिंधी, मराठी, कोंकणी, ये 4 भाषा आप एक साथ याद रख सकते हैं। 22 भाषाओं को बड़े आसानी से याद किया जा सकता है। गुजराती और सिंधी गुजरात में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, और कोंकणी जो है ये कोंकण तट के किनारे से बोली जाने वाली भाषा है, जो महाराष्ट्र, गोवा और थोड़ा बहुत कर्नाटक में बोली जाती है। तो ये क्या हो गया, गुजराती, सिंधी, मराठी और कोंकणी, ये पश्चिम तट की भाषा हो गई, इसको हमने याद कर लिया। उसके बाद आप पूर्वी तट पे आइए, तो आप देखिए मैथिली। मैथिली क्या है, उत्तर बिहार की भाषा है, जो उत्तर बिहार की है। संथाली, संथाली ये कहाँ, झारखंड के क्षेत्र में बोली जाती है। पूर्वी भारत की भाषाएं हैं ये। बंगाली बंगाल में, ओडिया उड़ीसा में। ये 4 आपके पूर्वी तट की भाषाएं हो गई भारत की। अब उसके बाद आप आ जाइए नॉर्थ ईस्ट में, चलिए नॉर्थ ईस्ट में असमिया, बोडो, मणिपुरी, ये 3, असमिया, बोडो, मणिपुरी, तीनों नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती हैं। उसके बाद आप दक्षिण में आइए, दक्षिण में 4 भाषाएं, चारों एक ही कुल की भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ कर्नाटक में मुख्यतः, और मलयालम केरल में। तो इस तरीके से अगर हम याद करें तो इन भाषाओं को हम बड़े आसानी से क्षेत्र वाइज डिवाइड करके याद कर सकते हैं। तो ये कुल 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में दी गई। इससे एक सवाल और बनता है, इसमें सवाल ये है कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 किससे जोड़ी गई, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। जब संविधान संशोधन 92 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। उससे पहले 18 थी। हमने कहा कि कुल 22 भाषाएं थी। मूल रूप से जब मूल संविधान लिखा गया था उसमें कितनी थी, उनमें 14 भाषाएं थी। तो 71 जो अमेंडमेंट था उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो वो पीछे की बात है, उसको नहीं, आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं, चारों से, या फिर आपको इन 22 भाषाओं से सवाल पूछे जाते हैं, कौन सी भाषा नहीं है। तो इसका हमने एक क्रम बता दिया कि आप पश्चिमी तट, पूर्वी तट, दक्षिण भारत, नॉर्थ ईस्ट, इनमें डिवाइड करके भाषाओं को आप क्या कर सकते हैं, ये 22 भाषाओं को याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। उसके बाद 4 भाषाओं को आप याद कर लीजिए। 92nd अमेंडमेंट, 92वें संशोधन 2003 के द्वारा क्या किया गया, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। उससे पहले 18 थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये आपके 8वीं अनुसूची हो गई, इससे जो सवाल पूछे जाते हैं। अब आइए 9वीं अनुसूची पर। 9वीं अनुसूची महत्वपूर्ण है। ये हमने आपको बताया जब संविधान का मूल प्रारूप था उसमें केवल ये 8 अनुसूचियां थी। ये 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 4 अनुसूचियां क्या की गई, बाद में जोड़ी गई संवैधानिक संशोधनों के द्वारा। तो आइए 9वीं अनुसूची देखते हैं। 9वीं अनुसूची जो थी, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई ये, पहले संविधान संशोधन 1951। कारण था फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ 1951 में, पहला संविधान संशोधन 1900। पूछा जाता है सवाल, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा जो संपत्ति का अधिग्रहण और भूमि सुधार से संबंधित विधियां थी। अब इसको समझ लेते हैं क्यों किया गया, 9वीं अनुसूची क्यों लाई गई। आप ये जानते हैं जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो उस समय भारत में जमींदारी की प्रथा थी। धन का संकेंद्रण कुछ लोगों के पास था, जमींदारों के पास था, साहूकारों के पास था, अधिक संपत्तियां इन्हीं लोगों के पास थी। तो भारत का संविधान लोकतांत्रिक था और भारत के संविधान में यह व्यक्त किया गया था विचार कि धन का संकेंद्रण नहीं होने दिया जाएगा। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे जब संविधान के अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। तो राज्यों ने क्या किया, राज्यों ने जमींदारी उन्मूलन के कानून ले आए, राज्यों ने भूमि सुधार से संबंधित कानून लाए, राज्यों ने अतिरिक्त संपत्तियां जिसके पास थी उसका अधिग्रहण करना शुरू किया। तो ऐसी स्थिति में समस्या क्या आई, उस समय तक भारत में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। तो संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकार होने के नाते जब राज्य इन भूमि अधिग्रहण के और संपत्ति के अधिग्रहण के और जमींदारी उन्मूलन के कार्य कर रहा था, तो लोग अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे। क्या करने, वाद केस कर देते थे लोग, और राज्य उस तेजी से उस लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में लोगों तक संसाधन नहीं पहुंचा पाता था। इसका एक उदाहरण है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का केस।
इसके विषय में भी चर्चा जब संविधान पढ़ेंगे तो करेंगे। ये 1951 का केस है जिसमें बिहार के एक जमींदार शंकरी प्रसाद ने एक वाद किया अपने मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को लेकर, और वो कहाँ किया गया? सुप्रीम कोर्ट में। तो इससे रुकावट आने लगी, तो संसद ने एक नई अनुसूची जोड़ी। क्या? राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण एवं भूमि संसाधनों के अधिग्रहण से जो संबंधित विधियां होंगी वो किस अनुसूची में होंगी? नवीं अनुसूची में। और नवीं अनुसूची में डाले गए विषयों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब अगर कोई संसद किसी कानून को पारित करके नवीं अनुसूची में डाल देती है तो वो जो कानून होंगे या राज्य जो संपत्ति राजस्व, ये सब किससे? राज्य से संबंधित, राज्य सूची का विषय है। राज्य कोई कानून बनाता है और उसको नवीं अनुसूची में डलवा देता है, कर देता है, तो उस पर आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे। तो नवीं अनुसूची का प्रावधान इसीलिए ले आया गया जिससे संपत्ति का वितरण समानता पूर्वक पूरे देश में कर दिया जाए। बाद में इस पर भी चुनौती की गई, सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न केस वाद दायर किए गए कि ऐसे विषयों को भी नवीं अनुसूची में डाल दिया जा रहा है बिना सोचे समझे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी एक निर्णय दिया कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नवीं अनुसूची में डाले गए वो विषय जो 24 अप्रैल 1975 के बाद डाले गए हैं वो वाद योग्य हैं, चुनौती देने योग्य हैं। तो मतलब अब नवीं अनुसूची क्या है? सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के योग्य है कि 1975, 24 अप्रैल 1975 के पहले की जो विधियां हैं उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन उसके बाद जो चीजें नवीं अनुसूची में डाली गई हैं उस पर क्या किया जा सकता है? वाद दायर किया जा सकता है। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। अब आइए हम देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल से संबंधित है। दल बदल मतलब पहले क्या होता था कि एक सांसद किसी पार्टी से आता था, कभी पैसे के लोभ में, कभी किसी दबाव में दूसरी पार्टी में चला जाता था, जिससे सरकारें गिर जाया करती थी और प्रक्रिया ठीक से नहीं चल पाती थी। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन 1985, ये भी आपको याद रखना है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कहाँ? संविधान में। तो ये क्या था? ये तो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये दोनों अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं 11वीं। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 10वीं। भूमि संबंधी सुधारों से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 9वीं। अब आइए और दो महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं जिनके बारे में हमारे संविधान विस्तार से बताया गया है, उसकी चर्चा की जाएगी। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायतों से संबंधित है। 11वीं अनुसूची को लाया गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 11वीं अनुसूची किससे आई? 11वीं अनुसूची आई 73वां संविधान संशोधन किसके द्वारा? 1992 के द्वारा। इसको भी याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन आया? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायतों से, ग्राम पंचायतों संबंधित है। मुझे लगता है कि अनुसूचियों पे सर्वाधिक बार अगर किसी अनुसूची के विषय में चर्चा की गई है तो वो 11वीं और 12वीं अनुसूची है। चर्चा मीन्स परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची है, इसको याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और उस संवैधानिक दर्जे देने के पश्चात 11वीं अनुसूची का निर्माण किया गया जिसमें पंचायतों के संबंधित 29 विषयों को शामिल किया गया। तो ये विषय कितने हैं? 29 विषय इस 11वीं अनुसूची में है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायतों से। किस संविधान संशोधन से लाई गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 से। कितने विषय उसमें शामिल हैं? ग्राम पंचायतों से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। ग्राम पंचायतों के विषय में विस्तृत चर्चा हम कहाँ करेंगे? संविधान के भाग 9 में। बहुत महत्वपूर्ण है संविधान का भाग 9 और उसमें अनुच्छेद 243 है और 243A से लेकर O तक। ये क्या है? पंचायतों संबंधित प्रावधान है। जब इसकी चर्चा करेंगे तो हम भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में पंचायतों की चर्चा हम करेंगे और संविधान अनुच्छेद 243 और 243A से लेकर O तक किसकी चर्चा करेंगे हम? पंचायतों की। ये हो गई आपकी 11वीं अनुसूची। इसके बाद आपकी है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पंचायत से। नगर पंचायत के जो चुनाव होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत,
तो इनके जो चुनाव होते हैं 12वीं अनुसूची के, इसमें इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया कब? 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इसमें कुल 18 विषय शामिल किए गए, कुल 18 विषय शामिल किए गए। तो अब ये क्या रहा? आपकी 12 अनुसूचियों की चर्चा। इसमें आपको विषय याद करने हैं और जो चर्चा इसमें की गई, इससे बाहर कभी कोई प्रश्न नहीं होता। जो जहां आपका थोड़ा सा ट्विस्ट है, सवाल जहां से बनाए जाते हैं, उसको भी हमने बता दिया। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि पहले से लेके 12वीं सूची में अनुसूची में कौन कौन से विषय दिए गए हैं। तो आपको ये याद कर लेना होगा। पहले में राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों क्षेत्र हैं। दूसरे में वेतन भत्ता और पेंशन दिया गया है। तीसरे में शपथ, शपथ में किसकी शपथ नहीं है हमने ये आपको बताया, वही इंपॉर्टेंट है, वही जानना इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ इसमें नहीं है। उसके अलावा किसकी शपथ है हमने आपको बताया, संघ राज्य के हाई कोर्ट्स की और उसके बाद कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कैग की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो ये शपथ है तीसरी। चौथी अनुसूची में आपको राज्यसभा की सीटें दी गई। हमने बताया है कैसे राज्यसभा की सीटों को आप लिखेंगे, कैसे आप जानेंगे कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं, किन में अधिकतम है, किन में न्यूनतम है, इन सीटों के विषय में आप पढ़ेंगे। उन सीटों से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको बताया गया पांचवी अनुसूची कि कैसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन को चलाने के लिए 5वीं अनुसूची। इसमें 4 राज्य नहीं हैं, वो 4 राज्य ATM 2 राज्य हैं। ATM 2 राज्यों को कहाँ दिया गया है? 6वीं अनुसूची में, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। कौन सा राज्य नहीं शामिल है? मणिपुर। मणिपुर से कंफ्यूज करा के आपको प्रश्न दिए जाते हैं। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, इन्हीं में आपको कंफ्यूजन कराया जाता है कि चौथी मतलब इसमें 6वीं अनुसूची में कौन से 4 राज्य हैं। इनको आप याद रखेंगे। ATM 2 आपके लिए फार्मूला है, ATM 2 से आप याद रख सकते हैं, लेकिन मणिपुर उसमें नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, हमने आपको बता दिया। उसके बाद 8वीं अनुसूची क्या है? मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। उन 22 भाषाओं को किस ट्रिक से आप याद करेंगे? तो आप उनको क्षेत्र वाइज डिवाइड कर लीजिए कि पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा, एक विदेश की भाषा नेपाली, और उसके बाद आप उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र, इनकी भाषाओं को एक एक उसमें बांट के, एक एक ग्रुप में बांट के आप बहुत आसानी से उसको याद कर सकते हैं। ये प्रश्न है। नौवीं अनुसूची में क्या दिया गया? 9वीं अनुसूची को हमने आपको बता दिया कैसे भूमि सुधार कानूनों को लागू करने के लिए संसद ने 9वीं अनुसूची बनाई, कैसे उसके विषयों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, कैसे उसके विषयों को बाद में 2007 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडेंस दी कि उनको 1975 के बाद की चीज़ों को उसमें क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। ये हमने आपको बताया 9वीं अनुसूची। 10वीं दल बदल से संबंधित, 11वीं पंचायतों संबंधित और 12वीं नगर पंचायतों संबंधित। तो ये आपकी 12 अनुसूचियां थी। इससे हर परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और इस वीडियो में बताए गए क्षेत्रों को आप कंठस्थ कर लीजिए, इनको समझ लीजिए। इनसे बाहर कोई भी प्रश्न अनुसूचियों से संबंधित नहीं जाएगा। तो ये आज की अनुसूची का विषय रहा और इसके बाद आगे संविधान की इसी प्रकार से श्रृंखला जारी रहेगी। एक निवेदन आप लोगों से यह है कि जिन लोगों को मेरे इस वीडियो से लाभ मिल रहा हो वो सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर कमेंट करें, जिससे मुझे नया आइडिया मिले, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करें जिससे अन्य लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।